जब वक्त आता है कि खून से इतिहास लिखा जाए तो भारतीय सेना का कोई सानी नहीं। मैंने वीर चक्रा पहना है, मेरे पिताजी ने अपने खून से इसको अर्जित किया था 1962 में ट्राई जंक्शन की लड़ाई में। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के जिक्र के बिना बलौंग की लड़ाई अधूरी है, 6 कुमाऊं की गाथा अधूरी है। 62 की लड़ाई में चाहे वो लद्दाख हो जो हमारा देश का नॉर्दर्न मोस्ट किनारा हो, चाहे वो ईस्टर्न मोस्ट किनारा हो, बलौंग बीचू सेक्टर, कुमाऊं रेजिमेंट ने जो अपनी वीरता की गाथा रखी है वो अनपैरेलल्ड है। नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के लिए बहुत खास दिन है। आपने बैटल ऑफ वोलोंग 1962 के बारे में जरूर सुना होगा और उसके बारे में मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों से पढ़ा होगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ हैं दो ऐसे शख्स जिनके पिताओं ने 1962 में बैटल ऑफ वोलोंग में हिस्सा लिया था और दोनों को वीर चक्र से सुशोभित किया गया था। बैटल ऑफ वोलोंग या 1962 इंडिया चाइना वॉर में कुमाऊं रेजिमेंट की एक अहम भूमिका रही है। कुमाऊं रेजिमेंट को ऐसे ही पराक्रमों विजेते नहीं कहा जाता। 6th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट ने बैटल ऑफ वोलोंग में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं कि बैटल ऑफ वोलोंग क्या था। और उससे पहले मैं इस बात को शुरू करूं, आइए आपका तारुफ कराता हूं। मेजर जनरल अरविंद भाटिया, आपके पिता मेजर पीएन भाटिया बैटल ऑफ वोलोंग में थे और मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर रथिन माथुर और आपके पिता ब्रिगेडियर आर.के. माथुर या रवि माथुर भी बैटल ऑफ वोलोंग में थे। ये कोई ऑर्डिनरी क्षण नहीं है। मेरे साथ दो ऐसे सेकेंड जनरेशन लोग हैं जिनके पिताओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस वीडियो को आखिरी फ्रेम तक देखिएगा, बहुत रोमांच होने वाला है। बैटल ऑफ वोलोंग यहां लड़ा गया था। जानने के लिए अपनी तवज्जो मैं चाहूंगा कि आप स्केच पे ले जाएं। ये लोहित नदी है जो कि मैकमोहन लाइन से साउथ की तरफ बह रही है। यहाँ पर वेलोंग है, तिनाई है, तेलम है, नाम पर मत जाइए। 1962 में बहुत ही कम, कोई 10-12 हट्स होती थी। वेलोंग में मिलिट्री प्रेजेंस थी जिसकी वजह से वहाँ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और ड्रॉपिंग जोन हुआ करता था। लेकिन लोहित नदी इतनी चौड़ी थी कि इसको ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस करना असंभव था। जहां पर छोटे छोटे ब्रिज थे और इन ब्रिजेस से भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था। लोहित नदी के पश्चिमी किनारे से एक फुट ट्रैक चलता था, म्यूल ट्रैक, जिस पर कि म्यूल्स जाते थे मैकमोहन लाइन तक। वोलोंग से मैकमोहन लाइन कोई 33 किलोमीटर नॉर्थ में थी और एक पोस्ट थी किबुतु जो कोई 30 किलोमीटर नॉर्थ में थी। इस युद्ध में जिन जगहों पर यह युद्ध लड़ा गया उनके नाम आपको जानना जरूरी है, जैसे कि आशी हिल, ग्रीन पिंपल, येलो पिंपल, ट्राई जंक्शन, मोटर माउंट, फॉर्म बेस, वेस्ट रिज, मिथुन ट्रैक, महाप्लेटो, नमदी प्लेन्स, लैडर्स। इन जगहों पर बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया। यहां पर 4 बटालियनों ने युद्ध में हिस्सा लिया। आज हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट की 6ठी बटालियन के बारे में जो बैटल ऑफ वोलोंग के लिए जानी जाती है। ओवर टू जनरल भाटिया। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप बैटल ऑफ वोलोंग की क्या भूमिका थी, किस तरीके से बैटल ऑफ वोलोंग 1962 में लड़ा गया, बताएं।
थैंक यू कर्नल राठौड़। आपने कुमाऊं रेजिमेंट का जिक्र किया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 62 की लड़ाई बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में 3 लोकेशंस में ज़्यादा हुई। जी हाँ। एक था वलोंग सेक्टर जो सबसे ईस्ट में है म्यांमार बॉर्डर की तरफ। फिर था कामेंग सेक्टर जी हाँ। जो कि सेला पास से बॉम्बडिला की तरफ आते थे। और एक था लद्दाख सेक्टर जहाँ पर फाइनली रदांगला की बैटल भी हुई और देमचौक और सिरिजाप के इलाके में जी हाँ। भी चाइनीज एग्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन करके वो लोग घुसे थे। इससे पहले कि इन तीनों सेक्टर्स के बारे में हम बात करें, मैं आपको लिंक बताना चाहता हूँ वलोंग और रदांगला में, जहाँ ये 2 लोकेशंस हैं जहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया और उसमें 6 कुमाऊं की भूमिका अहम रही, क्योंकि 6 कुमाऊं पहले एक मिक्स्ड बटालियन थी, उसमें अहीर ट्रुप्स भी थे। जी हाँ। और फिर ये डिसाइड हुआ कि 6 कुमाऊं एक प्योर कुमाऊनी पलटन बनेगी, तो उसकी चार्ली कंपनी जो अहीर कंपनी थी, जी हाँ, वो शैतान सिंह साहब के अंडर में वहां से 6 कुमाऊं से हट के 13 कुमाऊं में ऑन रेजिंग आई। और ये वही चार्ली कंपनी है जिसने रदांगला में इतना अच्छा डिफेंसिव बैटल किया। और अभी हाल में ये पिक्चर आज ही शायद रिलीज होने वाली है, 120 बहादुर, जिसमें 120 जवानों ने चार्ली कंपनी के, उनमें से 114 ने शहादत दी और अपने आप को कुर्बान किया और आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक उन्होंने रदांगला में फाइट किया। और उस तरफ वलोंग की लड़ाई में 6 कुमाऊं एक ऐसी पलटन थी, एक अकेली पलटन, जिसने चाइनीज के पोस्टों पे और उनके डिफेंसेस पे अटैक किया, काउंटर अटैक किया और एक मिसाल वलोंग सेक्टर में छोड़ी। ये किबुतु आते हैं। किबुतु जो है वलोंग से कोई 27 मील नॉर्थ में है टुवर्ड्स मैकमोहन लाइन। बिल्कुल। और उसके बाद 3 मील के बाद में मैकमोहन लाइन आती है और ये एक तरीके से जैसा कि आपने कहा इंडिया चाइना म्यांमार का ट्राई जंक्शन बना है। सो ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी जब हुई और असम राइफल की पोस्ट बनी, तो 6 कुमाऊं तब मणिपुर में थी 23 डिव के अंडर, और उनको हुक्म मिला लेट 1961 में कि आप वलोंग जाएं। पलटन को पता ही नहीं था कि वलोंग है कहाँ पर, कोई इस तरह के मैप्स नहीं थे उस इलाके के। लेकिन एक इंट हवलदार था जोगा सिंह, जी हाँ, वो 1915 में के एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल गई थी, तो वो उसने बताया कि लॉन्ग रेंज पेट्रोल जो गई थी वो वलोंग के इलाके में भी गई थी और उसके बाद उससे आगे अक्रॉस दी मैकमोहन लाइन रीमा और टट्टू के इलाके में भी गई थी, जो कि तिब्बत में था। रीमा तो मैकमोहन लाइन के उस पार था। बट 1950 में क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा इनहॉस्पिटेबल टेरेन था जहां पर कोई ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो वो पेट्रोल, वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल वहां तक भी जाके वापस आई थी। तो उसी तरीके से 1958 में चाइनीज की बड़ी पेट्रोल आ गई थी, वलोंग में रेकी करके चली गई थी। इसी तरह तो वो इस तरह के लॉन्ग रेंज पेट्रोल भी आती जाती थी और कोई परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं थी उधर। लेकिन जब 61 लेट में 6 कुमाऊं को हुक्म मिला कि मणिपुर से वो वहां पर जाएं, तो तेजू से उन्होंने फुट मार्च करके, और कुछ ऑटर्स, कैनेडियन ऑटर एयरक्राफ्ट होते थे, एक ALG तेजू में थी और एक ALG वलोंग के इलाके में। वलोंग में 2 चीजें थी, एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था और एक ड्रॉपिंग जोन होता था। और नमती प्लेन्स में भी आशी हिल के पास एक ड्रॉपिंग जोन था, बट मेन जो था वो वलोंग के इलाके में था। जी हाँ। तो जब ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई तो 6 कुमाऊं एक वन ऑफ दी फर्स्ट पलटन थी जिनको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में किया गया और तेजू से लेके उन्होंने आगे मार्च शुरू किया और किबटू में बटालियन हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश। एब्सोल्युटली सर। तो 21 अक्टूबर को किबटू में ऐसा क्या हुआ कि फिर 6 कुमाऊं को एक बार वापस आना पड़ा? किबटू में जो था बटालियन हेडक्वार्टर, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल CN मदिया साहब CO साहब थे, और एक कंपनी, जी हाँ, किबटू में थी। और लोहित नदी आप जो देखें नॉर्थ से साउथ आती है, जी हाँ, और वो एक लोहित वैली बनाती है जो कि जाके ओपन करती है वो वलोंग प्लेन्स या नामती प्लेन्स उनको बोलते हैं। तो वहां जब वो नदी थी उसके उस तरफ दीचू करके एक नाला आता है। जी हाँ। तो दीचू नाले जंक्शन पे एक अल्फा कंपनी हमारी थी। जी हाँ। तो बेसिकली आप ये जी बिल्कुल, हम
कुछ महीने पहले ही गए जी और हाँ। साथ गए हाँ। अपने पिताओं को नमन, उनके कर्म भूमि में नमन करने के लिए। एब्सोल्युटली। और हम तो गए बड़ी कंफर्टेबल एयर कंडीशन गाड़ियों में, ओके। मगर उसके बावजूद भी पहुंचते पहुंचते हमारे अंजर पंजर हिल गए थे। ओके। तो हम यकीन नहीं कर पा रहे थे उस समय कि आज से 63 साल पहले ये कैसे फोर्स मोबिलाइज हुई होगी, कैसे पहुंची होगी। और आखिरी में जब आप वालोंग किबितू सेक्टर पहुंचते हैं, खास करके वालोंग के आसपास मोटर माउंट के आगे ऊपर, तो बिल्कुल ही मतलब जो चट्टानें बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, गहरे जंगल हैं। और उस टाइम जैसे सभी को पता है कि फोर्स में ज़्यादा तैयारी थी नहीं, ना यूनिफॉर्म जी मतलब हाँ। खास विंटर यूनिफॉर्म थी। उसके बावजूद हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि कितना साहस, कितना जोश और कितना जज्बा उस पलटन ने दिखाया होगा, उनके सैनिकों ने दिखाया होगा इस इलाके में युद्ध लड़ते हुए। बिल्कुल, तेजू से लेकर वोलोंग का मार्च ही 14 दिन का था। बिल्कुल। आप सोचें, और किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए कम से कम 1 दिन लगता था। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही मुश्किल पेश करते हैं। और महीना था अक्टूबर नवंबर का, सर्दी भी पड़ रही थी और चढ़ाई जैसी आपने कही कि बहुत कठिन चढ़ाई थी। जी। लोहित नदी के बैंक्स की गहराई कहते हैं 40 से 60 फीट है। जी। तो आप अगर वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो कोई 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में ही 4000 फीट से लेकर 14000 फीट का अंतर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के ग्रेडियंट हमारे सामने थे जिस पर हमारे ट्रुप्स को जाना था। और सारा एमिनिशन और सारा राशन ट्रुप्स के ऊपर था। पोर्टर्स भी नहीं थे, म्यूल्स भी नहीं थे। और एक ये समस्या आई कि डिफेंस लोकेलिटीज़ में एमिनिशन इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि कोई रिप्लेनिशमेंट का साधन नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप देखें टेरेन के बारे में देखें तो एक ये लोहित नदी है जो कि 12 महीने अनफोर्डेबल है, जी उसको हाँ। क्रॉस नहीं किया जा सकता। और 3 सस्पेंशन ब्रिज थे इसके ईस्ट बैंक से वेस्ट बैंक जाने में। जी हाँ। एक था इलाका किबिटू में, जी। एक था बलौंग में, और एक उसके पीछे हवाई में। जी। तो इतनी दूर, इसके अलावा आप उसको फोर्ड भी नहीं कर सकते थे। लोगों ने बैम्बू के वो बना के, रोप्स बना के, स्टील वायर लगा के उसको पार करने की कोशिश की। बट आप ये देखें कि जब ये 2 कंपनी आगे थी तो हमारा ओपी जो मैकमोहन लाइन में था, उसने 19 तारीख को बोला कि भाई ये जो कुछ चाइनीज का फौज है 19 अक्टूबर 1962 में, ओके। वो उसका कोई कंसंट्रेशन, एक अगर आप किबुटू से जब आप नॉर्थ देखते हैं रीमा की तरफ, टट्टू और रीमा की तरफ, तो 3 प्रोमिनेंट हिल्स आती हैं, हिल 100, हिल 90 और हिल 80। ये वेस्ट बैंक या वेस्ट की तरफ लोहित के, और राइट साइड में वो दीचू नाला और वो मदन रिज जो आप बोलते हैं, और पहले उसको मैकमोहन रिज बोलते थे। जी हाँ। तो मेन जो लड़ाई थी वो राइट जो वेस्ट बैंक है उसमें दिखी सबसे पहले कि वो मैकमोहन लाइन को पार करके हिल 100 पे आ गए हैं। ओके। तो जो सीएन मदिया साहब थे जो किबिटू पे थे, उन्होंने कमांडर वो जो थापास पर एक पीछे था उसके, वहां पर एक प्लेटून को उन्होंने बोला कि आप आगे जाके हिल 90 को ऑक्यूपाई करें। ओके। तो उन्होंने हिल 90 को ऑक्यूपाई कर लिया 20 अक्टूबर को। ओके। और उस डिफेंसेस को देख के जो वेस्ट साइड में है किबिटू तक, कोई आगे उस तरफ से चाइनीज का एडवांस नहीं हुआ। जो भी एडवांस हुआ वो ईस्ट साइड से या उसकी ईस्ट बैंक से हुआ, दिचू और उसके आगे जाके टुवर्ड दी नामती प्लेन्स। ओके। तो ये मेन लड़ाई अगर आप देखें बलौंग की तो वो 4 स्टेजेस में हुई। जी। पहली लड़ाई हुई जो किपुतू और उसके आसपास, जो 19 तारीख से लेके आप समझ लें 27 तारीख तक। ओके। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ उसके पास, नामती प्लेन्स के पास, जो जनरल इलाका आशी हिल में। जी हाँ। और इस आशी हिल में एक स्क्रीन पोस्ट बनाई गई, कंपनी पोस्ट बनाई गई लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के अंडर में, जो कि 6 कुमाऊं के अफसर थे। और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया। नामती नाले को जब पार कर रही थी चाइनीज, उन्होंने वहां पर एक एम्बुश लगाया और जो ब्रिज था जिसमें लकड़ी की प्लैंक्स थी, उन प्लैंक्स को रात में हटवा दिया था। जी हाँ।
तो विक्रम सिंह साहब के जो एक्शन थे, उन्होंने बोला था अपने ट्रूप्स को जो आची हिल में डिफेंसेस ले रखे थे कि जब तक मैं वेरी लाइट से सिग्नल नहीं देता हूं आप फायर नहीं खोलेंगे, और जब फायर खोलेंगे तो फायर पर इफेक्ट होगा मोटर और सभी हथियारों के साथ कंपनी। इसमें चाइनीज के एडवांस को ना कि 20 दिन के लिए तकरीबन रोक दिया, बट उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम यहाँ से आगे बढ़ें या हम वापस विड्रॉ कर जाएं। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ इस मैग्नीट्यूड की, जो किबितू और ये जो लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह की लड़ाई थी, इसने एक ऐसा कमाल कर दिया था कि 27 अक्टूबर आते आते कामेंग सेक्टर में उन्होंने पूरा तवांग पे कब्जा कर लिया था और सीला पास की तरफ चाइनीज ट्रूप्स बढ़ गए थे। इधर देमचौक और सिरीजाप पे पूरा कब्जा कर लिया था। जी हाँ। बस यही इलाका था जहां वो बलौंग तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जो एक्शन जो किबिटू में हुआ, जो दिचू के इलाके में हुआ, और फिर फाइनली जो लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के अंडर में जो आची हिल में, और वो जो स्क्रीन पोस्ट हुआ, ऐसा एक्शन जिससे बाद में लोगों ने उसको टाइगर माउथ बोला, क्योंकि वहां से ही मेन डिफेंसेस जो थे या बलौंग की तरफ अग्रसर हुआ। जो ये आपने बताया सर 21 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के बीच के जो वक्फा था, इसमें चाइनीज ने ट्रैक्स भी बनाए थे। चाइनीज ने ट्रैक्स बनाए, चाइनीज ने जो मिशमी ट्राइब की जो थोड़े थोड़े उनके वो थे उनको पोर्टर्स की तरह इस्तेमाल किया। चाइनीज ने डिसेप्शन किया यहाँ पर। उन्होंने हमारे जो डंप था किबिटू में, जिसमें हमारी यूनिफॉर्म, उन्होंने हमारी यूनिफॉर्म्स पहन के वो जब नामती प्लेन्स पे आए तो जो 4 सीख की पलटन थी, जो एस्ट्राइड नामती प्लेन्स थी इस स्क्रीन पोजीशन के पीछे, उनको समझ नहीं आया कि हमारे जवान वापस आ रहे हैं या चाइनीज आ रहे हैं। उन्होंने इस तरह का डिसेप्शन किया, उन्होंने वहां जाके आग लगाई उन्होंने। बट ये नामती प्लेन्स की लड़ाई एक पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पर हमने दुश्मन के नाक के 200 करीब मारे, बल्कि हमने उनके हथियार भी छीने। पहली जगह जहां पर हमें चाइनीज हथियार कैप्चर किए वो इस इलाके में थे, टाइगर माउथ या नामती प्लेन्स के इलाके में। तो मैं आपको बता रहा था 4 स्टेज। पहला स्टेज हो गया किबितू और दिचू की लड़ाई, फिर दूसरा स्टेज हो गया बैटल ऑफ नामती प्लेन्स, जो कि 22 से 27 तारीख के बीच में ये जो शुरू की बैटल हुई। तीसरा स्टेज था कंसोलिडेशन स्टेज, क्योंकि हॉल्ट कर गए वहां पर। उन्होंने कहा भैया ऐसे तो बलौंग नहीं पहुंचा जा सकते। जो लड़ाई उन्होंने एक रेजिमेंट प्लस एक बटालियन के साथ स्टार्ट की थी, करीब 4 बटालियन के साथ, उन्होंने वहां पॉज करके पूरी एक डिवीजन को 388, 389 और 390 रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट्स को उन्होंने आगे स्टेज फॉरवर्ड किया और कंसोलिडेट किया, और फिर डिसाइड किया, क्योंकि उन्होंने जो लोकल से पूछा, उन्होंने बताया कि अगर आप बलौंग पे कब्जा करना चाहते हैं तो आप वेस्ट की साइड से ट्राई जंक्शन के उधर से इसको, इनके डिफेंसेस को इंसर्कल, हाँ, पूरे ब्रिगेड डिपेंडेंट जो एरिया है उसको आप एनसर्कल कर सकते हैं। तो जब ये लड़ाई हुई, ये 4th स्टेज था, जो जिसमें बैटल ऑफ ट्राई जंक्शन आता है और जिसमें आता है कि एफडीएल की लड़ाई, जो बाद में 4 सीख और 3rd GR ने अलोंग दी नामती प्लेन्स लड़ी। तो ये कारण था कि 6 कुमाऊं पहले जब किबुतू से विड्रॉ करके आई थी बलौंग में, फिर बलौंग से इसे ट्राई जंक्शन जाना पड़ा। तो 2 कंपनी तो आगे थी, उनको ऑर्डर मिला 22 तारीख को कि आप विड्रॉ कर जाएं। जी हाँ, आप विड्रॉ करके बलौंग में चले जाएं। और एक कंपनी हमारी आगे स्क्रीन पोजीशन में चली गई थी, तो एक कंपनी बलौंग में बची थी। तो बाकी ये जो 2 कंपनी है, जितने भी स्ट्रैगलर्स थे और जो थे, ये वापस आके कंसंट्रेट किए यहाँ पर। बैटल होता है वो ग्रीन पिंपल के कैप्चर से होता है, जब चाइनीज को आपने काउंटर अटैक किया। वो कैसे हुआ? तकरीबन 1 या 2 नवंबर को एक पेट्रोल क्लैश सा हुआ, जिससे हमारे जवानों को पता चला, असम राइफल की एक पेट्रोल थी, कि दुश्मन जो है वो ग्रीन पिंपल पे जाके उसने अपने डिफेंसेस ले लिए हैं। ओके। अगर आप बलौंग से बाएं को ऊपर को देखें तो एक मोटर माउंट करके जगह है, उसके ऊपर और देखें तो ग्रीन पिंपल है, उसके बाद येलो पिंपल, और इन दोनों चीजों को, दोनों हाइट्स को डोमिनेट कर रहा था इलाका ट्रिग हाइट्स, ट्राई जंक्शन, जो कि तकरीबन 3600 कुछ मीटर है, तकरीबन 12,500-13,000 फुट पे वहां पर वो था। और वो जो था 1 किलोमीटर वेस्ट था इन दोनों से, बट डोमिनेट कर रहा था। और ये तीनों इलाके जो है बलौंग के जो सेटलमेंट थी या ब्रिगेड हेडक्वार्टर था या ELG था, उसको डोमिनेट कर रहे थे। तो जब
इस बीच में कोर कमांडर साहब और डिव कमांडर साहब बलौंग में आए और जनरल रॉली साहब से मिले। और कौल साहब आपको पता है कि एएससी के अफसर थे, बट वो बिकॉज ही वॉज क्लोज टू मिस्टर नेहरू, ही वॉज मेड दी कोर कमांडर एंड ही वॉज देयर, सो ही वांटेड टू गिफ्ट अ success to the Prime Minister of India. So he forced, I am told in the memoir that I have read, that he forced 6th Kumaon under Colonel Madhya to launch an attack and throw the enemy from Green Field. ओके। एक बार ये अटैक हो चुका था 6 नवंबर की रात को। आपके पिता ने ग्रीन पिंपल पर अटैक लीड किया था जी। तो किस तरीके से मेजर रवि माथुर, शायद वो अल्फा कंपनी थी, जी अल्फा कंपनी थी, किस तरीके से ये अटैक गया था? उस टाइम कैप्टन थे। तो जहाँ तक तो ये जब आप उस इलाके में जाएं, जैसे जनरल भाटिया ने कहा, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो वालों की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस सबसे ज़रूरी इसलिए थी बिकॉज एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। जी हाँ। तो फास्टेस्ट एक्सेस टू सपोर्ट वाज थ्रू द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। तो इसलिए ग्रीन पिंपल क्योंकि सबसे बिल्कुल ऊपर था, जैसे ही खबर मिली कि ये यहाँ पे चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया, दुश्मन आ गया, तो फिर ये थोड़ा क्रिटिकल बन गया, तो इनको प्लेटून स्ट्रेंथ में भेजा गया था। जी हाँ। और जब ये पहुंचे और इनको ये भी प्रॉमिस किया गया था कि मॉर्टर सपोर्ट आएगी। और इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बता दूं कि हम वालोंग से निकले हैं मॉर्टर माउंट के लिए अभी 6 महीने पहले 4x4 जिप्सी में। जी हाँ। और मतलब ये मानिए कि 40-45 डिग्री की इंक्लाइन है और हमको लगा कम से कम 80 से 90 मिनट ऊपर पहुंचते मॉर्टर माउंट पे। जी हाँ। और मॉर्टर माउंट है 7,500 फुट पे। ओके। और ग्रीन पिंपल तो और भी ऊंचा है। जी हाँ। तो इनको प्लेटून स्ट्रेंथ में भेजा गया फुल स्टेल्थ में, और रात के अंधेरे में। मेरे पिताजी कई बारी ये कहानी भी बताते थे कि हम बिल्कुल ऐसे क्रॉल करते करते जाते थे जंगलों के बीच में से, और हम बच्चों को क्या समझ में आता था उन दिनों की क्या होता है, मगर ये उनकी बहादुरी थी, उनके लोग उस पूरी प्लेटून की बहादुरी थी। वहाँ पहुँचे, एन मौके पे मॉर्टर सपोर्ट नहीं आ पाया, उसके बावजूद कुमाऊनियों ने हमला किया और 5 बारी सबसे पहले फॉरवर्ड पोस्ट उन्होंने विकेट करवाई, उसके बाद 5 बारी दुश्मन ने हमला करा इनके ऊपर, जिसके बाद इनको ऑर्डर मिला कि वापस आ जाओ। उस टाइम फिर वो वेस्टेज पे आके बैठ गए, वापस आ तो गए। ये रतिन ने बताया कैप्टन माथुर जो थे वो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहे थे और हमारे पिताजी एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे थे पलटन में। और उनको हुक्म मिला जब कैप्टन माथुर को कि आप जाके ग्रीन पिंपल पे कब्जा करें। जी हाँ। उन्होंने रात भर चले, 5-6 रात, नवंबर की रात, टेम्परेचर कम से कम नहीं तो 4 से 5 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। जी हाँ। इस टाइम जो नवंबर का टाइम होता है, और ये रात भर चले और सुबह 8:50 पे इन्होंने पहला हमला किया। आप सही कहते हैं सर कि जब डे टाइम की मार्चिंग का मेरे पास उस समय की मिलिट्री हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि किसी भी पोस्ट में 9 से 10 घंटे तो लगते ही थे पहुंचने में। उस वक़्त रात में बैटल लोड्स के साथ चलना और अटैक के ले जाना, तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम रहा होगा। बहरहाल हमने किया। और इन्होंने बाद में जब वो वहाँ की लाशें जब काउंट हुई, लाशें जो हैं चाहे हमारी हो चाहे दुश्मन की हों, वो काउंट हो पाई अप्रैल में 1963 में ही, क्योंकि इस बैटल के बाद जब ये तब ख़त्म हुआ और पोस्ट ये हमारे फोर्सेस विड्रॉ करती रहीं, तो स्ट्रैगलर्स तो आते रहे तकरीबन 6 महीने तक। अच्छा। और पीओडब्ल्यूज बहुत ज़्यादा चले गए थे, तो पीओडब्ल्यूज को भी उन्होंने 6-8 महीने लग गए उनको आते आते। तो जब बर्फ पिघली और अप्रैल मई में दोबारा ये कंपनीज को या बटालियंस को बोला गया कि आप जाइए वापस मार्च करके और अपने अपने जहाँ जहाँ बैटल हुए वहाँ पर अपने अपने जो आपके शहीद हुए हैं उनको बरी करिए या उनको लास्ट राइट्स करिए। तब पता चला कि कितने चाइनीज की डेथ हुई थी। तो ग्रीन पिंपल में तकरीबन 15 चाइनीज की लाशें तब मिली थी उस अटैक में, जो कि कैप्टन माथुर साहब ने, रतन माथुर साहब ये अपने जो सर चाइनीज यहाँ से वापस चले गए थे,
ये चाइनीज वैलोंग से वापस चले गए। चाइनीज ने 16 नवंबर को वलोंग पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ। और लेकिन वो वहां नहीं रुके, वो एक चांगवंती करके एक जगह है, वो वहां 19 नवंबर को पहुंच गए थे। पीछे हाइलियोंग और फिर तेजू को भी विड्रॉ करने को बोल दिया गया था, क्योंकि तेजू था जो रोड हेड था। जी हाँ। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नीफा का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तेजू से ही ऑपरेट कर रहा था। तो ये सब हमारी जब इंडियन फोर्सेस को विड्रॉ करने को बोल दिया, लेकिन चाइनीज ने यूनिलैटरली 21 नवंबर को सीज फायर की घोषणा कर दी। लगभग ऐसे ही हुआ था रजांगला में भी। और वो फिर 23 नवंबर से वापस जाना शुरू किए और 4 दिसंबर के बाद तक वो मैकमोहन लाइन के नॉर्थ में चले गए। तो इतना टाइम लगा था, जबकि हमारे ट्रुप्स अभी भी पीछे पीछे छोटी छोटी टुकड़ियों में, कोई राशन नहीं, कोई अम्युनिशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई एयर सपोर्ट नहीं, जो जंगली फल मिल गए या कोई रूट्स मिल गई या जो किसी ने कोई जंगल फाउल मार लिया, वो इस तरह कर करके छोटी छोटी टुकड़ी में गए थे। और तकरीबन 27 या 28 नवंबर को एक पेट्रोल क्लैश हुआ, जब हमारे सीओ साहब की पार्टी और 2IC साहब साथ थे, दर्शन सिंह साहब और मदिया साहब, इनको POW बना लिया गया था। ओके। तो जो बजे ये ट्राई जंक्शन की लड़ाई में नहीं, की लड़ाई में नहीं बने POW, ये बने जब ये वापस तेजू की तरफ आ रहे थे। ओके। तो जब इनको POW बना लिया गया और सब कंपनी कमांडर या तो मर गए थे या इंजर्ड हो गए थे, तो कैप्टन माथुर साहब सीनियर मोस्ट अफसर थे, जिनको ये टास्क मिला कि 2/3 पलटन तो या तो शहीद हो गई थी या वुंडेड हो गई थी या POW हो गए थे। तो जो 1/3 पलटन थी, 100-125 की जो न्यूक्लियस बच गया था, उनको इकट्ठा करें। और वो फिर कैप्टन माथुर की कमांड में उन्होंने ये जो मैं आपको बता रहा था, अप्रैल 63 में जाके वो अपने अपने जो शहीदों को जो मिले, जो जिनको लास्ट राइट्स कर सकते थे, वो उन्होंने किया। लेकिन एज लेट एज 10 साल पहले तक अभी भी बॉडीज और एम्युनिशन और हेलमेट्स और मोटर राउंड और टिन बॉक्स और उनके जो आइडेंटिफिकेशन डिस्क हैं, ये मिलती रही जो वहां पर वो है। बट अच्छी बात ये है कि जो 3 कोर कमांडर अभी हैं, पेंडारकर साहब, वो मेरे काफ़ी अजीज हैं, उनकी देख रेख में, और जो आर्मी कमांडर अभी हैं RC तिवारी साहब, वो कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। तो इस कुमाऊं बैटल को जो सागा थी, जिसमें इतनी बहादुरी का काम हुआ, ना कि 6 कुमाऊं का, बट 4 सीख का, 4 डोगरा का, 3rd GR का, 28 असम राइफल्स का, 28 GR का, 44 हैवी मोटर रेजिमेंट का, तो ये सब काम जो कार्रवाई हुई, उसकी गाथा को उन्होंने अब प्रचार करना शुरू किया है और जगह जगह जाके इस तरह की प्रेजेंटेशन हो रही हैं। और मैं बहुत ही यकीन से कह सकता हूं कि ये अगर एक मूवी 120 बहादुर रजंगला की बैटल में बनी है, कल को एक मूवी वलोंग के बैटल में बनेगी, तो उतनी ही शूरवीरता, उतनी ही बहादुरी और उतने ही जज्बे के साथ इंडियन आर्मी का वहां भी ऑपरेशन। सर, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये कितनी बड़ी बैटल थी। मैं ख्याल से जब तक हम बात नहीं करते लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह की, ये अधूरा रहेगा। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह शहीद हुए और दूसरे बैटल में वो शहीद हुए। आशी हिल उन्होंने सक्सेसफुली लड़ा, और उसके बाद जब वो दूसरे बैटल में थे, जबकि वो कंपनी को विड्रा करने के लिए कवर दे रहे थे, वो कैसे हुआ? विक्रम सिंह साहब एक शेर थे। जी हाँ। और उनको अभी भी दी अनसंग हीरो ऑफ वलोंग बोला जाता है। हमारे मेस में उनकी एक सिल्वर की प्रतिमा है। उनका जो परिवार है, उन्होंने उनके नाम पे, शहीद विक्रम सिंह साहब के नाम पे एक स्कूल चलाते हैं हरियाणा में, अम्बाला के पास। और वो एक टाइगर थे। उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता लायन ऑफ वलोंग। लायन ऑफ वलोंग, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो अनपैरेलल्ड है। बताइए। और एक ऐसे अनसंग हीरो इसलिए रह गए क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल था, वो हर 2-3 दिन में किसी और ब्रिगेड के अंदर जाता रहा। और जो उन्होंने जो पहला बैटल आशी हिल पे लड़ा, तो तब तो वो 5 ब्रिगेड के अंदर थे 3-4 हफ्तों के लिए, फिर 4 दिन के लिए 181 ब्रिगेड के अंदर आ गए। और 31 अक्टूबर के बाद ही
वो परमानेंसी आई जब 11 ब्रिगेड अंडर जनरल रॉली, लेटर जनरल रॉली के अंदर वो आई, जिन्होंने ये बैटल ट्राई जंक्शन, ग्रीन पिंपल, येलो पिंपल अच्छी तरह से देखा। तो वो ये जो आची हिल का जो कार्रवाई थी ये 22-23 अक्टूबर की रात को हो गई थी, तो वो अधूरी सी रह गई। उस चैप्टर को किसी ने याद ही नहीं किया। उसके बाद उन्होंने माथुर साहब को रिप्लेस किया वेस्ट ब्रिज पे, और वहां से भी डिलेइंग बैटल वो लड़ते रहे, और उनका जो कम्युनिकेशन, लास्ट कम्युनिकेशन था ब्रिगेड कमांडर के साथ, उन्होंने बोला साहब आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक मैं लड़ूंगा, मैं यहाँ से विड्रॉ नहीं करूंगा। और जब उनके मरणोपरांत जब चिट्ठी जनरल रॉली साहब ने चिट्ठी लिखी उनके परिवार को, उन्होंने उसमें बोला कि ये उसकी बहादुरी के मिसाल हैं, क्योंकि मेरे से पर्सनली बात हुई और उन्होंने ये मेरे को बता के दिया। एक यही मलाल रह गया पलटन को कि उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। जो एक महावीर चक्र मिला वो सिपाही केवल सिंह को मिला, 4 सीख के, जिन्होंने भी बहुत बहादुरी का काम किया। 1.5 साल की उनकी सर्विस थी। उन्होंने अपनी पोस्ट से निकल के और गुत्थम गुत्ता की लड़ाई में बेनेट से करीब कम से कम 4-5 चाइनीज को मारा, और उसके बाद वो शहीद हो गए। तो पूरी लड़ाई में अगर आप देखें तो एक महावीर चक्र और 10 वीर चक्र मिले। उस 10 में जो मेजर लड़ाई जो हुई वो 6 कुमाऊं की हुई, और हमें 5 वीर चक्र उसमें मिले। 2 तो हमारे फादर्स को मिले, उसके अलावा सेकंड लेफ्टिनेंट AS खत्री साहब, और हमारे RMO होते थे जो बटालियन हेडक्वार्टर के साथ मेडिकल प्लेटून होती है ट्राई जंक्शन के इलाके में, और उन CO साहब के साथ थे। और फिर उन्होंने वहाँ से जब विड्रॉ होके वलोंग की तरफ आए तो उन्होंने जितने भी वुंडेड थे उनको विड्रॉ कराया। तो BC चोपड़ा साहब और एक नायक बहादुर सिंह को पहले दिन ही, जो मदन रे जैवी या मैकमोहन लाइन में, उन्होंने LMG 1 और 2 के मरने के बाद उन्होंने LMG संभाली, और उन्होंने कम से कम जो 15-16 चाइनीज को वहां पर बर्बाद किया होगा, क्योंकि उस बैटल में कम से कम 60 कैजुअलिटीज हुई थी चाइनियों की उधर। तो ये 10 में से 10 वीर चक्रा में से 5 मिले 6 कुमाऊं को, 2 मिले 4 सीख को, 2 मिले असम राइफल को, और एक आग और कोई मेरे को अभी याद नहीं। तो ये इस तरह से जो अवार्ड मिले। लेकिन आपके फादर यंगेस्ट अफसर थे 6 कुमाऊं में जी, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ी कि 6 कुमाऊं के रेमिनेंट्स को वापस लेके जाना है। उसके बारे में उन्होंने कभी आपको अपना अनुभव बताया? जी बिल्कुल बताया। एक तो ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास महज 5 साल की सर्विस थी। जी हाँ। दिसंबर 57 में कमीशन हुए थे, और बात हमारी हो रही है नवंबर-दिसंबर 62 की, अब जब बटालियन को फॉल बैक करना था। और इतनी मतलब बहादुरी के बावजूद जो हमारे लॉसेस हुए, जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर गए, जो हमारे बैटल इंजरी से जो हमारे जवान घायल हुए, उस सब का एक बहुत मतलब मलाल जो था बाकी जवानों पे था। और उस सिचुएशन में फॉल बैक कराना काफ़ी मतलब मुश्किल का काम था। बल्कि अब तक तो ना राशन बचा था, ना, जैसे जनरल साहब ने कहा, एम्यूनिशन भी बहुत ही लिमिटेड हो गया था जब बटालियन को वापस तेजू ला रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल, मतलब उस हालत में कोई 14 या 15 दिनों का रूट मार्च, जी, उसमें आपके फादर ने पूरी पलटन के जो भी रेमिनेंट्स थे, कोई 110 लोग थे, जी बिल्कुल, जिनको उन्होंने लीड किया। और जब पलटन अच्छा कर रही होती है तो कोई भी लीड कर सकता है, लेकिन जब पलटन का मोराल डाउन हो, थके हो, हारे हो, तो उस वक़्त दिलासा देना और लीड करना आसान काम नहीं है। देखिए ये इसका मैं बिना किसी हेजिटेशन के ये कहूँगा, एक बहुत ही मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ लीडरशिप टू डू दिस। मगर ये देखना पड़ेगा कि ये किस सिचुएशन और किस सर्कमस्टेंस में किया गया। एब्सोल्युटली। और ये मेरे ख्याल से भारतीय सेना का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो हमारा कल्चर है ऑफ लीडरशिप, और कि जो हर आदमी एक दूसरे के लिए खड़ा है, तो उसमें वो सिर्फ एक कैप्टन RK माथुर को श्रेय नहीं जा सकता, वो पूरी पलटन को श्रेय जाता है। जो आपने कहा कि भारतीय सेना की स्ट्रेंथ है, भारतीय सेना की बैकबोन है रेजिमेंटेशन, बिल्कुल, और इन्फेंट्री रेजिमेंट। बिल्कुल। तो जब यहाँ हम देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट एक तरफ ईस्टर्न सेक्टर में 6 कुमाऊं,
और कोई 2,500 किलोमीटर वेस्ट में हम पाते हैं रजांगला में 13 कुमाऊं, और दोनों ने एक बहुत शानदार काम किया। तो सर, आपके पिता घायल हुए, मेजर पीएन भाटिया, और उसके बाद क्या हुआ? हमारे पिता जो थे वो एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे थे, उनको एडिशनल चार्ज मिला डेल्टा कंपनी कमांडर बनने का, और वो जो बैटल ऑफ ट्राई जंक्शन जी हाँ, हो रहा था जो कि 14 नवंबर को शुरू हुआ, और रिपीटेड काउंटर अटैक्स चाइनीज करते रहे हमको वहां से हटाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो उसमें जब मोटर नंबर 1 शहीद हो गया तो उन्होंने खुद मोटर संभाला और उन्होंने मोटर फायर शुरू किया, और उतने में एक हैंड ग्रेनेड फेंका हुआ, तो वो उनको आया और करीब 26 उसके स्प्लिंटर्स जो थे उनकी बॉडी में तो लहूलुहान हो गए थे। लेकिन उन्होंने वो अपना इलाका नहीं छोड़ा। जो उनके बाद रेडियो ऑपरेटर था उसको बोला, बेटा मैं यहाँ लड़ता रहूँगा। तो रेडियो ऑपरेटर ने बोला, साहब आप तो खून बहुत बह रहा है, आप नीचे चले जाइए, कम से कम एडीएस में चले जाइए। तो वो जब वहाँ पर जो अटैक बीट बैक हो गया उसके बाद वो नीचे आए। यहाँ पर फोर्ट डोगरा की एक रीइंफोर्समेंट आती है और उनसे मेरी बात हुई, और 28 नवंबर को मैं उनसे मिलने वाला हूँ और उनका इंटरव्यू भी लेने वाला हूँ। वो अभी भी याद करते हैं आपके फादर को कि रास्ते में जब हम चढ़ रहे थे तो उस वक्त आपके फादर पूरी तरीके से बैंडेज थे, खून से भरे हुए थे, और वो नीचे लाए जा रहे थे। जो फोर्ट डोगरा है उसको रीइंफोर्स करने के को बताया गया 6 कुमाऊं को बैटल ऑफ ट्राई जंक्शन। जी हाँ। और उनकी 2 कंपनी ऊपर की तरफ चली थी, और 2 कंपनीज में से खाली 33 जवान जो है वो ट्राई जंक्शन पे पहुंच पाए हमारे सीओ साहब के, और मिलाप कर पाए। तकरीबन 90 लोग जो थे वो रास्ते में ही चाइनीज के से लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो अगर हम फाइनली अपनी टैली देखें ट्राई जंक्शन की वॉर और उससे पहले किबिटू में और आशी हिल में जहां हमारे स्क्रीन बैटल में 6 लोग मरे थे, तो हमारे जो थे तकरीबन 119 शेर शहीद हुए थे, जिसमें कि लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, और एक सेकंड लेफ्टिनेंट पीके जिंदल थे जिनको सेना मेडल पहले मिला था, तो वो शहीद हो गए थे। और उसके अलावा जो थे टोटल 119 हमारे थे, और 109 जो थे वो फोर्ट डोगरा के थे, जो कि एसेंशियली रीइंफोर्स करने आ रहे थे। जो 33 लोग फोर्ट डोगरा के फाइनली ट्राई जंक्शन पहुंचे, उनमें से 27 शहीद हो गए। उसमें से भी 27 बैटल ऑफ ट्राई जंक्शन में 27 वर किल्ड। तो वो जो 109 जो टोटल है वो इसी में यही तो लड़ाई लीजिए कितनी भयंकर लड़ाई रही होगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 1962 के बाद क्या हुआ? तो पिताजी हमारे ईस्टर्न कमांड तब लखनऊ में होती थी, तो वो लखनऊ में आके कमांड हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर जब ठीक हो गए तो रिलीज हो गए, और फिर 63 में उनको वीर चक्रा मिला। मैंने आपने कुछ फोटोग्राफ भी आपके साथ शेयर की हैं, जहाँ राजेंद्र प्रसाद साहब, जाकिर हुसैन साहब और चाचा नेहरू उनके वीर चक्रा को देख रहे हैं, जो मैंने बड़ी प्राउडली अभी यहाँ पर पहना हुआ है। ओके, तो वो दिस इज द वन वंडरफुल वीर चक्रा जो पिताजी के नाम पे है। और उसके बाद these are your medals. These are my wonderful medals. Okay. So then once he got okay, well, he came on छुट्टी to Gurgaon, where our parental house was, and 63 was the time when I was born. So और फिर वो 64 में स्टाफ कॉलेज के लिए वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के लिए मेजर भाटिया जाते हैं। फिर क्या हुआ सर? तो लास्ट डे ऑफ द कोर्स आ गया था। ये जा रहे थे बीएम बन के ब्रिगेड मेजर अंबाला। ओके। तो ये ट्रक बुक करने के लिए मेट्रोपोलायम जा रहे थे विलिंगटन से, स्टाफ कॉलेज से, और तब एक रोड एक्सीडेंट में एक हेड ऑन कोलिजन हुआ इनका एक ट्रक के साथ, एंड वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम। सो 62 में जो इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद जो वापस आ गए, स्टाफ कॉलेज उन्होंने कर लिया था, वीर चक्रा अर्न कर लिया था। यंग थे, बड़े हैंडसम और बड़े स्मार्ट थे, और लोग बोलते थे कि 6 कुमाऊं के ये साहब हैं, ये जनरल बनेंगे।
और तब भी बोलते थे। और मुझे याद है कि जब मैं पलटन में 1984 में कमीशन होके आया तो कई सूबेदार थे जिन्होंने 62 की लड़ाई हमारे पिताजी के साथ लड़ी थी। जी हाँ। और उन्होंने बताया, उनकी वीरता के बारे में बताते थे और ये भी मेरे को एहसास दिलाते थे कि जब तक आप अपने पिताजी जैसे नहीं बनेंगे तो हम आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। डायरेक्टली तो किसी ने नहीं बोला, पर मुझे याद है सूबेदार मेजर भूपाल सिंह साहब हमारे सूबेदार मेजर होते थे और मेरे को राम राम साहब तो बोलते थे लेकिन सलूट नहीं करते थे। ओह। जब भी मिलते थे तो राम राम साहब, ठीक है साहब बोलते थे और सलूट नहीं करते थे। और दिसंबर 84 में फिर मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए बेलगाम गया और बेस्ट स्टूडेंट तो नहीं मिला, सेकंड बेस्ट स्टूडेंट जब मैं लेके आया तो जब मैं लेके आया और जो कोर्स रिपोर्ट आई और सीओ साहब ने जब दरबार में पढ़ी, उसके बाद भूपाल सिंह साहब सूबेदार मेजर साहब जो थे वो मेरे पास आए, मेरे को सलूट किया और बोला साहब वेलकम टू 6 कुमाऊं, आपने अपने पिताजी का नाम रखा है। वंडरफुल। तो ये होती है पलटन की जो बोलते हैं रेजिमेंटेशन, ये होता है वो प्यार, ये होता है वो रिस्पेक्ट, ये होता है वो लगाव। तो वो जो 6 कुमाऊं ने अपने पलकों पे मेरे को रखा और हमने यही कोशिश की कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पिताजी ने जो करके दिखाया उस को हम बरकरार रखें। और जब मऊ से पलटन को फील्ड में जाना था तो हमने कोशिश करके पलटन को वहीं भेजा जहां पर हमारे पूर्वजों ने एक ये गाथा रखी थी शूरवीरता की और वीरता की। और अब पलटन जो है, आपको ये खुशी होगी कि उसी इलाके में किपटू में है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने नया मेमोरियल एक बन गया है ईस्टर्न कमांड से, आपने देखा होगा वलोंग में कई जगह वो होता है। और एक जो पुराना वलोंग में जो मेमोरियल है। रतिन, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके फादर ने पलटन कमांड की? जी, सबसे लंबी कमांड इनके पिताजी ने की है। तो कर्नल माथुर ने भी 6 कुमाऊं कमांड की जी। आपके पिता नहीं कमांड कर पाए दुर्भाग्यवश, तो आप 6 कुमाऊं में कमीशन हुए और आपने 6 कुमाऊं को कमांड किया। ये है भारतीय सेना की परंपरा निभाने की, परंपरा को आगे बढ़ाने की, मूल्यों को संजो के रखने की परंपरा। आपने सुना, सूबेदार मेजर भूपाल सिंह ने इसलिए कहा सेकंड लेफ्टिनेंट अरविंद भाटिया को कि मैं आपको सैल्यूट नहीं करूंगा जब तक कि आप अपने पिता की तरह नहीं बन के दिखाओगे। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके का स्टिमुलस उनके अंदर डाल के गए कि मुझे अपने पिता की तरह बनने के लिए बहुत कुछ करना है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। रतिन, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बैटल ऑफ वलोंग के बारे में और हिंदुस्तान की आर्मी, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स कैसे काम करती हैं उसके बारे में, और अपने पिताओं के बारे में, जिनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर आप ये ब्रिगेडियर माथुर के रिबन्स देख लें, 16 ऑफ देम, पूरी उम्र लग जाती है इस तरीके के सम्मान को पाने की। ये वीर चक्र है, इसके बगल में विशेष सेवा मेडल है, एब्सोल्यूट, ये वुंड मेडल है और बाकी इस तरह के उनके। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड यू आर लकी टू हैव दिस। आई एम प्राउड, वंडरफुल। आई वुड लाइक टू से, जी हाँ, बताएं। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यही परंपरा जो भारतीय सेना की है, ये हम सबको, मतलब सिविलियन वर्ल्ड में भी हमको इतना इंस्पायर करती है। और हालांकि मैं कभी फौज में नहीं, मैंने भर्ती नहीं ली, मगर जिस दिन अरविंद भाटिया 6 कुमाऊं के सीईओ बने तो मेरे पिताजी को वही गर्व हुआ जो एक पिता को होता है कि उनके सबसे करीबी दोस्त के बेटे को अपनी पलटन का कमांड मिले। और ये एक ऐसा रिश्ता है। एब्सोल्युटली। मेरे पिताजी और अब ये जैसे 6 कुमाऊं अभी फिर से वलोंग गई है, तो ये समथिंग लाइक जैसे कि कोई होम कमिंग है। भीष्म पितामह के अगर पुत्र होते या अर्जुन के और ये पांडवों के पुत्र होते और वो कुरुक्षेत्र में वापस जाते, उस तरीके की फीलिंग आती है उस जगहों को जहाँ इंच इंच पे उनके पुरखों की वीर गाथाएं लिखी हैं। और एक टाइम मैगजीन ने बहुत बड़ा कोटेशन दिया था, वो क्या था? जी, बैटल ऑफ वलोंग के लिए
एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बलौंग मेमोरियल बना पुराना जो एएलजी के साथ है, उसमें एक बर्नार्ड डगल ने लिखा था, वो कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। टाइम मैगजीन ने 1963 के एडिशन में लिखा कि भारतीय सेना वॉलोंग में उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास अगर था तो वो बहादुरी थी, गट्स थे, और इसके अलावा कुछ नहीं था। जिस तरीके के हालात में उन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी वो अद्वितीय थी। ये टाइम्स मैगजीन की ट्रिब्यूट है 6 कुमाऊं के लिए, बैटल ऑफ वॉलोंग के लिए। हाँ जी, मैं बताता हूँ, जी ओनली हाँ। बटालियन जी हाँ। दैट अटैक्ड एंड काउंटर अटैक द चाइनीज विदाउट आर्टिलरी और एयर सपोर्ट, ब्लड, guts and infectious courage against all odds. That was 6 कुमाऊं in the battle of Balaung. वंडरफुल सर। और मेरे को ये भी याद है कि ब्रिगेडियर लेटर रॉली साहब ने बोला 6 कुमाऊं at Tri Junction fought And till there was an airy airy silence. silence. So he made that comment also. Absolutely. But if you read the epitaph on the Balaung Memorial, it Yeah. also makes very good read. And it said, the sentinel hills that around us stand bear witness that we loved our land. Amidst shattered rocks and flaming pines, we fought and died on Namti plains. O Lohit, I gently by us glide. Pale stars above us softly shine as we lie here in sun and rain. This was the story of the Balaung battle. एब्सोल्युटली सर। जब लोहित की वादियों से हवा बहती है तो वो कानों में कहती है गोविंद, विक्रम, त्रिलोक, और न जाने कितने शहीदों के नाम हमारे कानों में गूंजते हैं। शहीदों का काम यही होता है, या तो दिल में लिख जाते हैं अपना नाम, या उस जमीनों में जिसकी रक्षा के लिए वो शहीद हुए। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।